तो आप ग्राफ्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो आपको रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस टेम्परेचर ड्रॉ करना है बेटा। ठीक है ना, क्या करना है आपको, रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट आपको ड्रॉ करना है। तो रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस टेम्परेचर, तो पहला लॉ से ही क्लियर है कि आपको स्ट्रेट लाइन आएगा, देख लो। रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट अगर पूछ लिया आपसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, तो रेट ऑफ कूलिंग यही तो होती है, माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। इस एक्सेस पर आप क्या लिखा, आपने रेट ऑफ कूलिंग लिख दिया, और इधर क्या रख दिया आपने, टेम्परेचर रख दिया। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या आ रहा है, इसको y बोल दिया, इसको टेम्परेचर को x बोल दिया, तो यही तो आ रहा है, y इक्वल टू सम कांस्टेंट x माइनस एक्स नॉट, तो के एक्स प्लस के एक्स नॉट। तो देख लो आप, जब y जीरो होगा, x की वैल्यू कुछ नेगेटिव जा रही है, तो इसलिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन शुरू करते हैं। चेक करिए, जब x जीरो है तो कुछ वैल्यू है ना यहाँ पर, तो इस तरह से रेट ऑफ कूलिंग और टेम्परेचर का प्लॉट, ठीक है ना, कैसा आएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्ट्रेट लाइन आना चाहिए बेटा। अगर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग सही है, तो रेट ऑफ कूलिंग मतलब माइनस डी थीटा बाई डी टी या माइनस डी टी बाई डी टी, इसका प्लॉट टेम्परेचर के साथ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो वही आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। सेकंड प्लॉट इसमें आता है, लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट वर्सेस टी आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यही है, ठीक है। तो लॉग में लाने के लिए आप क्या करो, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिख रहा है आपको, टी और ये टाइम, तो आप इसका इंटीग्रेट कर लेंगे इस तरीके से, देखो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, सिंपल इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो अपने आप कर देंगे। तो ये रहा एल एन टी माइनस टी नॉट, ये सब कांस्टेंट है, और ये रहा टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको फिर से एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बट ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही, इस तरह वाली, ऐसी वाली दिख रही है, क्योंकि ये स्लोप नेगेटिव है। ठीक है ना, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि लॉग ऑफ टी इज द टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, किसी स्मॉल टी टाइम पर टेम्परेचर कैपिटल टी है, टी नॉट आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो एल एन टी माइनस टी नॉट का प्लॉट कैसे ड्रॉ किया जाएगा, ये बात है। ठीक है, तो आपने इसको इंटीग्रेट करके देखा, तो ये कर चुके हैं अपन, फिर अपन ने टी वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया, तो उसके बीच की स्टेज है इंटीग्रेशन की। ठीक है ना, वो आपको इतने समझदार है, मैंने कहा ना, मुझको बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने एक बार लॉ बता दिया, तो ये सब चीज़ें आप निकाल सकते हैं, बट जस्ट आपके दो तीन बार भी अगर आपकी आंखों के सामने से निकल गई, आपके पेन से ये निकल गई, तो एग्जाम में इनके रिकॉल होने की और आपके वहाँ पर फटाफट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको पूरा टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तक बता दिया था, वैसे तो किसी का भी इंटरमीडिएट स्टेप का प्लॉट बनवा सकता है, तो वो आपको आना ही चाहिए। धर्मांश, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ पे, बताइए, इस तरह का प्लॉट ड्रॉ करना है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आपने पहला प्लॉट देख लिया ध्रुव, रेट ऑफ कूलिंग का और टेम्परेचर का। हाँ, इसका मैं बता रहा था कि ये मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने को जो मैंने टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकलवाया था, उसकी एक पहले वाली स्टेप पर प्लॉट ड्रॉ हो गया है। तो मैंने आपको वो याद रखने के लिए तो बोला नहीं कि टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम याद करो, और करना भी नहीं है, क्योंकि इतना इंटीग्रेशन हमको बहुत तेज आता है, और अभी आपको थोड़ा देर लगती है, तो ट्वेल्थ में इतना कर लेंगे आपकी, इसमें कुछ लगेगा ही नहीं आप। ठीक है, वैसे अभी भी फिजिक्स में इतना कर चुके हैं कि इसमें कुछ लग भी नहीं रहा होगा, ये लॉग का ही तो है, एल एन टी माइनस टी नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आप फाइनली टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला था, उसकी एक पहली वाली स्टेप पर प्लॉट बनवा लिया, ऐसे तो हजारों प्रोबेबिलिटी है, कोई सा भी कैसे भी बनवा सकता है। ये इसका प्लॉट बनवा लेता आपसे, एल एन टी माइनस टी नॉट अपॉन टी आई माइनस टी नॉट का वर्सेस टाइम प्लॉट ड्रॉ करो, तो हर चीज तो आपको अब अपने आप ही निकालेंगे अब ये सब चीजें, तो ये देखिए ना, इतने आप समझदार हैं कि जब आपको ये इक्वेशन बना दिया, जब यहाँ पे टी माइनस टी नॉट का पूछा था, तो ऐसा आ गया, आपसे ये पूछ लेता, ठीक है ना, एल एन टी माइनस टी नॉट माइनस के डैश टी, तो इसकी दूसरे तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाए। क्लियर है, तो ऐसा कुछ भी आ सकता है, तो आपको बस प्लॉट का बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखिए आपको इसमें दिक्कत तो नहीं है,
ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से प्लॉट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम हमेशा निकाल लेते हैं, या तो ऐसे इंटीग्रेट करके निकाल लें, या रेट ऑफ कूलिंग पूछा है स्ट्रेट लाइन। अब एक और पूछता है हमें डायरेक्टली लास्ट वाला प्लॉट, जो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही बता दो। तो वो हमने निकाला था, क्या निकाला था, ये निकाला था। ठीक है, तो इतनी मैथ सबको आती है कि इसका एक्सपोनेंशियल प्लॉट है तो सब ड्रॉ कर सकते हैं। सबको पता है एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर माइनस एक्स का प्लॉट कैसा आता है। तो वही है, बस इस पर जीरो नहीं है, टी इक्वल टू जीरो पर कुछ टी नॉट टेम्परेचर है, इसलिए वो बना दीजिए। और फाइनली आना भी किस पे, सराउंडिंग टेम्परेचर पर ही आना है। ठीक है ना, टी इनिशियल से कहाँ आना है, ये जो है ये वाला पॉइंट, ये टी इनिशियल है। तो टी इनिशियल से टी नॉट तक आने की प्रोसेस देखिए आप, एक्सपोनेंशियल डिके होता है, तो चाय बहुत जल्दी ठंडी होती है आप। ठीक है ना, चाय सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना कम होगा और जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो आपको ये प्लॉट समझ में आ रहा है क्या, तीनों प्लॉट इंपॉर्टेंट है बेटा, एक दो बार निकाल लेंगे तो आप फटाफट देखेंगे, आप करते ही समझ जाएंगे क्या पूछा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैसे वेरी करता है, एक्सपोनेंशियल डिके, ये रहा। ठीक है ना, ये आपका टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर था, और टी से डिके हुआ इस तरह से आ जाएगा। मान लो बढ़ना है टेम्परेचर, ठीक है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, फ्रिज से आपने कोई चीज़ निकाल के बाहर रख दी, ऐसा भी तो करते हैं, अभी थोड़ी नहीं चाय ठंडी होती है हमेशा। आपकी फ्रिज से बाहर निकाली हुई पानी की बोतल भी तो गर्मियों में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो उसका प्लॉट कैसा होगा, कोई पूछ ले आपसे बैठे बैठे ही, सोच लो आप, कोई पूछ ले बैठे बैठे क्या फिजिक्स पढ़ते हो, तो प्लॉट ड्रॉ करो, ये जो बोतल निकाल के रखी है आपने अभी अभी, इसका टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, तो रफली आप फिर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, नीचे से आ जाएगा, इसमें क्या, बताइए, कोई डाउट तो नहीं। चाय टंडी हो रही है, आपसे किसी ने पूछ लिया बताओ इसका कैसा प्लॉट होगा, इसका टेम्परेचर का टाइम के साथ वेरिएशन का, तो ये बहुत कॉमन रूटीन की प्रॉब्लम है कि आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इस तरीके से टाइम के साथ वेरी करेगा। या फिर आपकी पानी से निकाली हुई बॉटल, अगर आपकी टी इनिशियल टेम्परेचर पर कुछ थी तो बढ़ के सराउंडिंग टेम्परेचर पर ऐसे आ जाएगी। ठीक है ना, ये कब है, जब टी इनिशियल इज लेस देन टी नॉट, पानी से निकाल के, या पानी से सॉरी फ्रिज से निकाल के कोई चीज़ बाहर रख दी, तो थोड़ी देर बाद सराउंडिंग टेम्परेचर पर इस तरीके से आ जाएगी। या आपने चाय बना के रख के भूल गए, आप पीना भूल गए, तो चाय इस तरह से सराउंडिंग टेम्परेचर पर आ जाएगी। तो आज आपको ये पता पड़ चुका है कि वो चीज़ें कैसे ठंडी होती हैं, बाहर रखी हुई फ्रिज से निकाल के, या गर्म करके गैस पे छोड़ दिया आपने कोई चीज़, खाना बना के रख दिया आपने, तो थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा, फिर आपको वापस गर्म करके खाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका फिर इस तरह से वेरिएशन होता है। तो ये सारे प्लॉट थे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, आपको किसी में कंफ्यूजन कोई डाउट, तो बेसिकली क्या है, माइनस डी टी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट, इस पर बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लॉट भी आ सकते हैं, दो तरह से तो सॉल्व होता है। एक मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरा अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन आया हुआ है जी। ठीक है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो वो पहचान आपकी यही है कि आपको एक्सपोनेंशियल से करना है या उस अप्रोक्सीमेट मेथड से करना है। पहचान वही है, अगर एल एन की वैल्यू दे दे आपको लिखी हुई, तो आप ऐसे करिए, या फिर आपने किया उस अप्रोक्सीमेट मेथड से आंसर मैच नहीं करा, तो फिर लॉग लेके करिए, क्या पता एल एन टू एल एन थ्री आ रहे हो, एक्सपेक्टेड है कि एल एन टू एल एन थ्री आपको याद रहेंगे। बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ कि आपको ये दिखे तो ऐसे कर दो, जैसे ये क्वेश्चन आया था 2014। ठीक है ना, इससे पहले एनसीईआरटी में तो ऐसा एक भी नहीं है, तो हमको कैसा आइडिया लगेगा, हमको तो एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा उसका तो कुछ होता ही नहीं है, मैं पहले ही कहता हूँ, कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी से ही सब आता है और ये और वो सब बेकार बातें हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी पढ़ के तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये वही है, बताओ ये क्वेश्चन का एनसीईआरटी तो वैसे करता है, इसमें तो वैसे निकलेगा ही नहीं, आंसर बहुत दूर आएगा, और जो ऑप्शन है उसमें डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बट यहाँ से इसने ये जो वैल्यू दे रखी है इससे आप समझेंगे, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इट टेक्स 5 मिनट्स इन कूलिंग डाउन फ्रॉम 80 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल डाउन फ्रॉम 60 टू 32। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है ये, कि पहले 80 से 40 तक का 5 मिनट दे दिया और 62 से 32 का पूछ लिया, वैसे भी हो सकता है लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है ना, आंसर देखो बहुत कम डिफरेंस पे थे, मेरे पास है नहीं अभी, इनकम डिफरेंस पे थे, तो आपको ये वैल्यू देते ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए, आपसे वो बड़ा वाला मेथड करा रहा है। ठीक है ना, तो करो आप, इसमें क्या जाता है, इंटीग्रेट करके आपको सब आता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको इसमें दिक्कत आती है क्या कोई,
निकेत आपको दिक्कत तो नहीं आती ऐसे इंटीग्रेट करने में? इधर से ले जाके इधर, थीटा 1 से थीटा 2, जीरो पर थीटा 1 मान लिया, टी पर थीटा 2 मान लिया, ठीक है। तो आपने एक जनरल एक्सप्रेशन बना लिया, देखो लॉग में ऐसे आपने बना लिया जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आप रख दो उसमें दोनों वैल्यूज रख दो, पहले 80 से 40 का 5 मिनट दे रखा है, रख दो तो अपने आप के निकल के आ जाएगा बेसिकली आपका। ऐसे ही वहां भी तो ये होता था, यहाँ पे माइनस डी सीटा बाई डीटा में जो आप करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो आप डिफरेंस अपॉन टाइम और इसकी जगह एवरेज वैल्यू रखते हैं, वहां पर भी दो इक्वेशन बनाते थे तो के वे का वैल्यू निकल जाती थी, ठीक है। यहाँ भी वही है आपको अब, लेकिन एल एन दे रखा है तो ध्यान से करें आप, ये दोनों वैल्यूज गिवन थी बेटा पेपर में, 2014 में जो पेपर आया क्वेश्चन आया, ठीक है ना। दोनों वैल्यूज गिवन थी तो आप उसका यूज करेंगे फिर बिल्कुल, ठीक है। तो 32 - 30, 62 - 30, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। वही बात है कि 32 से 30 का पूछा है आपसे और 80 से 40 तक जाने का टाइम दिया हुआ है, तो यही कर रहे हैं हम, तब से यही कर रहे हैं। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में तो यही कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना लगता है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हम दो इक्वेशन वहाँ भी बनाते थे, यहाँ भी बनाएंगे, बट यहाँ पे पहले एक जनरल एक्सप्रेशन यहाँ तक निकाल लो या आपकी मर्जी यहाँ तक निकाल लो, इजी लॉग में दिख जाएगा जो भी गिवन होगा, इसको पूरा मत लिखो थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए मैंने आपको मना भी किया, वो फायदा नहीं है उसको याद करने का, ठीक है ना। इस इंटरमीडिएट स्टेट पे थीटा 1 थीटा 2 आपको दे रखे हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर दे रखा है, तो आप यही वैल्यू रिप्लेस कर दो उसकी, ठीक है ना। तो देखो कितना आ जाएगा, K5 = LN5। दूसरे में भी यही दे रखी है सारी, सराउंडिंग भी है, कहाँ से कहाँ तक जाना है वो भी है, ठीक है, दूसरा आ जाएगा। अब बहुत आसान है, आप डिवाइड कर दीजिए, देखो LN2 LN5 दोनों आ रहे हैं और दोनों आपको गिवन थे, वैल्यू रख दो वहां से उठा के, 8.61 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। 8.61 मिनट यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप दो तरह से प्रोसीड कर सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में। लॉ ऑफ सिंपल सा है कि रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। बट किस तरह की प्रॉब्लम्स इस पे आ सकती है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, वो बता दिए मैंने, ठीक है। प्लॉट्स आ सकते हैं, वो प्लॉट्स आपने देख लिए, कुछ भी आ जाए बीच में आप सब बता सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन वाला पार्ट बहुत क्लियर है इसका, इस वजह से। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में।